हमको ये समझ में आया था कि अग्निपथ के जो प्रदर्शन हुए उसमें सरकार ने समस्या को बिल्कुल भी एड्रेस नहीं किया। उस पूरे आक्रोश के ऊपर चादर बिछा दिया, डर का माहौल बना के। लेकिन वो जो है वो फूटेगा, वो गुस्सा। जैसे एनटीपीसी ग्रुप डी में सरकार ने एड्रेस किया था समस्या को, अग्निपथ में नहीं किया। अग्निपथ में पुलिस या दमन का इस्तेमाल हुआ है ज़बरदस्त ढंग से। 8 साल में इस सरकार ने 7,22,000 नौकरियां दी हैं बस, मात्र। इसको अगर समझना हो तो समझना चाहिए कौन सी सरकार। ये वो सरकार है जो 2014 में आई इस वादे के साथ थी कि वो 2 करोड़ रोज़गार प्रतिवर्ष देगी। वो 2019 के चुनाव से पहले जिसने वादा किया था कि वो अकेले रेलवे के माध्यम से 4 लाख नौकरी दे देंगी। समझिए आप, सिर्फ रेलवे एक उपक्रम के माध्यम से अगले 2 साल में 4 लाख नौकरी दे देंगे, ये वादा था हर चुनाव से पहले वादा। और ये जो 7,22,000 है, इन आंकड़ों का ब्रेकअप जब आप देखेंगे तो आप देखिए सबसे ज़्यादा इसमें भी चुनावी साल में दिए गए हैं, 2019 में, 2014 में। 2019 में तो और भी इंटरेस्टिंग है, जो आवेदकों की संख्या है जो कि 22 करोड़ से भी ज़्यादा है। चुनावी साल में आवेदकों की संख्या सबसे कम है लेकिन नौकरी सबसे ज़्यादा दी गई है। ठीक है, नमस्कार, मैं आशुतोष। इस वक्त मैं पटना में हूँ और पटना में युवा हल्ला बोल की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई और अनुपम जो युवा हल्ला बोल के सबसे प्रमुख चेहरे हैं और लगातार पिछले कई वर्षों से जो छात्र आंदोलन है और जो नियुक्तियों के लेकर मसला है उसको लेकर वो कर रहे थे। और हाल फिलहाल भी वो महीने भर पहले पटना आए थे, गांधी मैदान में आए थे, गांधी जी की मूर्ति के नीचे उन्होंने अनशन किया था, मौन धारण किया था। उस वक्त भी उन्होंने जिस तरीके से जो नई जो प्रणाली आई है, किस तरीके से सैनिकों की बहाली होगी, उसको लेकर ये सवाल कर रहे थे और बिहार की यात्रा की थी। अब फिर से आए हैं और पटना में आज पीसी की है और कुछ बड़ा आपने कहा है कि एक यात्रा निकलेगी। अनुपम, बहुत बहुत स्वागत है आपका। पहले बात बताइए कि क्या है, मतलब आप अभी बिहार की यात्रा की आपने, फिर महीने भर पहले की बात है, हम लोग की मुलाकात हुई थी, आप यात्रा के निकले थे और आप फिर आए हैं और आज प्रेस कॉन्फ्रेंस आपकी की है। क्या मसला है, क्या लगा आपको? दरअसल मुझे ऐसा लगता है कि इस सरकार की नाकामी और वादा खिलाफ़ी के कारण बेरोज़गारी अब जीवन मरण का सवाल बन चुका है। मतलब ये सिर्फ आर्थिक समस्या, आर्थिक संकट नहीं है। मतलब वो अर्थव्यवस्था को समझने में बेरोज़गारी को लेकर भी कुछ बहस होनी चाहिए, इतना मात्र नहीं है। इट हैज़ बिकम अ क्वेश्चन ऑफ लाइफ एंड डेथ, खास करके अनएम्प्लॉयड यूथ के लिए। और उसके हमारे पास पर्याप्त आंकड़े भी हैं और पर्याप्त रियल लाइफ स्टोरीज़ भी हैं। और जिस सरकार को एड्रेस करना चाहिए था इस समस्या को, युवाओं की आत्महत्या जैसी गंभीर समस्या को, वो ऐसी नीतियां लेकर आती है कि आत्महत्याओं में इजाफा हो जा रहा है। ये बड़ा दुखद है। उस देश में जिसके बारे में दिन रात ये हर नेता बखान करता है कि भारत युवा देश है, युवाओं की ऊर्जा से भारत का भविष्य बनेगा, किसी का भाषण पूरा नहीं होता है बिना युवा किए हुए। उस देश में जहाँ पे कि 70% तक की आबादी लगभग अंडर 35 है, 35 वर्ष से कम आयु की है, वहाँ पे जहाँ पे कि डेमोग्राफिक डिविडेंड का हम लोग इतना शान रखते हैं कि हमारे देश में वर्किंग एज पॉपुलेशन इतना बड़ा है, वहाँ अगर युवा आत्महत्या कर रहा हो, इससे बड़ी खबर क्या हो सकती है? संसद में इस पे बहस नहीं होनी चाहिए तो और किस पे बहस होनी चाहिए? देश की जितनी भी मीडिया है वहाँ पे सबसे प्रमुख रूप से इस पर बात नहीं होनी चाहिए तो क्या होनी चाहिए? पार्टियों को और क्या करना चाहिए था? हम तो इसीलिए दिन रात यही कोशिश कर रहे हैं कि अब हम किस ढंग से बेरोज़गारी के इस गंभीर संकट को और उसके कारण जो युवाओं में जो असंतोष पनपा है लंबे समय से, जो अब आक्रोश का रूप ले चुका है, जो आप अलग अलग रूप में देखते हैं अलग अलग प्रदर्शनों में, उस आक्रोश को हम एक सकारात्मक दिशा देना चाहते हैं, एक समाधान की दिशा में ले जाना चाहते हैं। जैसे अब आप बिहार घूमे थे और तो उसमें आपने क्या पाया जो बिहार की अपने यात्रा की? पिछली बार जब आप कह रहे थे वो उस ढंग से यात्रा तो नहीं थी। कई जिलों में जो हमारे साथी, हर जिले में टीम है हमारी, उनके साथ बैठक थी। उस बैठक का परिप्रेक्ष्य अलग था। उस वक्त अग्निपथ के प्रदर्शन को कुचलने की कोशिश हुई थी। हर जिले में एफआईआर किए गए थे, 19-20 साल के बच्चों को जेल में डाला गया था और कईयों को डराया जा रहा था, जो लोग जिनको जेल में नहीं भी डाला गया था। एफआईआर में अज्ञात के नाम पे लोगों के घर लोग पुलिस वाले थाने से जाते थे। तो हम उस वक्त तो घूम घूम कर ये देख रहे थे कि ये दमन किस मैग्नीट्यूड का है, कितना हुआ है। और हमको ये समझ में आया था कि अग्निपथ के जो प्रदर्शन हुए उसमें सरकार ने समस्या को बिल्कुल भी एड्रेस नहीं किया। उस पूरे आक्रोश के ऊपर चादर बिछा दिया, डर का माहौल बना के। लेकिन वो जो है वो फूटेगा, वो गुस्सा। जैसे एनटीपीसी ग्रुप डी में सरकार ने एड्रेस किया था समस्या को,
अग्निपथ में नहीं किया। अग्निपथ में पुलिसिया दमन का इस्तेमाल हुआ है ज़बरदस्त ढंग से। तो ये तो जो हम देश भर में घूमते रहते हैं उसके तहत वो घूमना था। आज जो हमने प्रेस वार्ता में जो घोषणा की है ये अलग है। ये अलग उस रूप में है कि हमने एक हल्ला बोल यात्रा की घोषणा की है कि बेरोज़गारी के खिलाफ अब युवाओं का हल्ला बोल होगा समाधान के साथ, ताकि हम सरकार पे दबाव बनाएं, उस समाधान को पॉपुलराइज़ करें और गवर्नमेंट को प्रेशराइज़ करें। और उसके लिए गांव-गांव जाकर छोटी बड़ी बैठकें करके, हर ज़िले मुख्यालय में बड़ी सभाएं करके, कार्यक्रम करके, और अंत में पटना में एक बड़े सम्मेलन के साथ समापन करके लोगों के बीच जाके हम ये बताएं कि लोग इस जन आंदोलन का हिस्सा बने। एक युवा आंदोलन की इस वक्त जो आवश्यकता है, जिसके सारे इंग्रेडिएंट्स एलिमेंट्स मौजूद हैं जो हमको अलग अलग ढंग से अलग अलग प्रदर्शनों में दिखते हैं, उसको हम कैसे एक पॉजिटिव पीसफुल डायरेक्शन दे सके, उसकी कोशिश के लिए ये हल्ला बोल यात्रा काम करेगा। ये यात्रा 16 अगस्त से शुरू हो रहा है और वो चंपारण ज़िले के जो गांधी आश्रम भीतिहरवा में है वहाँ से इसकी शुरुआत होगी और 23 सितंबर को जो राष्ट्रकवि महाकवि रामधारी सिंह दिनकर की जयंती है, उस दिन पटना में एक बड़े सम्मेलन के साथ इसका समापन होगा। मतलब 38 दिन की यात्रा है और 38 ज़िले हैं बिहार में। तो आप समझ जाइए कि हम लगातार जो है पूरे बिहार में घूम रहे हैं और इस पूरी हल्ला बोल यात्रा के जरिए हम आगामी जन आंदोलन की बेरोज़गारी के खिलाफ हल्ला बोल की तैयारी कर रहे हैं। गांव-गांव में लोगों को इससे जोड़ रहे हैं, हर जगह इसकी टीम का गठन कर रहे हैं और उस जागृति का प्रयास कर रहे हैं जिसके जरिए ये समझ में आए कि अगर हमको देश का बेहतर भविष्य बनाना है, सिर्फ युवाओं के भविष्य की बात नहीं हो रही है, युवाओं का जो भविष्य है, जो सामूहिक भविष्य है, वही इस देश का भविष्य होता है। अभी नए आंकड़े जारी हुए हैं जिसमें कहा गया कि 22 करोड़ से ज़्यादा युवाओं ने नौकरियों के लिए आवेदन दिया। महज 7-8 लाख युवाओं को नौकरी लगी है। इस आंकड़े को आप कैसे देखते हैं? मतलब क्या लगता है ये कहाँ लेकर जा रहा है? ये आंकड़ा तो जो बात हम लंबे समय से कहते आए हैं उसकी पुष्टि करते हैं ये आंकड़े, उसको सत्यापित करते हैं। हम लोग लंबे समय से जो बात कह रहे थे, क्या कह रहे थे? हम कह रहे थे कि सरकार नौकरी नहीं दे रही है, हम कह रहे थे कि सरकार बेरोज़गारी पे फ्लॉप हो गई है। आप समझिए 8 साल में इस सरकार ने 7,22,000 नौकरियां दी हैं बस, मात्र। इसको अगर समझना हो तो समझना चाहिए कौन सी सरकार। ये वो सरकार है जो 2014 में आई इस वादे के साथ थी कि वो 2 करोड़ रोज़गार प्रतिवर्ष देगी। वो 2019 के चुनाव से पहले जिसने वादा किया था कि वो अकेले रेलवे के माध्यम से 4 लाख नौकरी दे देंगी। समझिए आप, सिर्फ रेलवे एक उपक्रम के माध्यम से अगले 2 साल में 4 लाख नौकरी दे देंगे, ये वादा था हर चुनाव से पहले वादा। और ये जो 7,22,000 है, इन आंकड़ों का ब्रेकअप जब आप देखेंगे तो आप देखिए सबसे ज़्यादा इसमें भी चुनावी साल में दिए गए हैं, 2019 में, 2014 में। 2019 में तो और भी इंटरेस्टिंग है, जो आवेदकों की संख्या है जो कि 22 करोड़ से भी ज़्यादा है। चुनावी साल में आवेदकों की संख्या सबसे कम है लेकिन नौकरी सबसे ज़्यादा दी गई है। तो 22 करोड़ से ज़्यादा युवाओं ने अर्जी दी, फॉर्म भरे नौकरी के लिए। मतलब आप समझिए अगर हम 400-500 का एवरेज भी निकाल ले एप्लीकेशन फ़ी, तो इस सरकार ने लगभग 10,000 करोड़ रुपया सिर्फ बेरोज़गार युवाओं से इकट्ठा कर लिया 8 साल में। ये भी एक बहुत प्रमुख मसला है कि फॉर्म भराने को लेकर बहुत पैसे लिए जाते हैं और उसको लेकर भी एक बड़ा आक्रोश और बहुत मुद्दा उठता है कि और कई सालें टाली जाती हैं और एक साल में कई परीक्षाएं की जाती हैं जिससे युवा लगातार फॉर्म भरते हैं और बहुत पैसा उनका जाता है। उसको लेकर भी चीज़ें हो रही, लेकिन मैं उससे अलग आपसे बातचीत करना चाहूँगा कि अभी जिस प्रकार से जो प्रणाली चल रही है, जो सरकार कहती है स्टार्टअप कीजिए, रोज़गार को लेकर सरकारी नौकरियों को नहीं करती है, उस तरीके से तरजीह नहीं दे रही है, तो क्या लगता है ये कौन सा बड़ा प्लान है या बहुत बड़ा फेलियर है, या कोई बड़ा प्लान है कि देश की जो सिस्टमेटिक तरीके से रोज़गार के प्रति जो चुनाव है वो युवाओं का बदला जाए, या फिर कुछ और बिगर फेलियर की तरफ आप देखते हैं? नहीं, देखिए फेलियर तो बहुत बड़ा है, लेकिन मुझे लगता है कि ये सरकार ऐसा नहीं कि जानबूझ के नौकरी, मतलब उनकी इच्छा है, सरकार को आनंद आता है नौकरी नहीं देने में या बेरोज़गारी बढ़ाने में। मुझे लगता है सरकार कुछ और कर रही है जिसका ये साइड इफ़ेक्ट है। जो कुछ और सरकार कर रही है उसको मैं मोडानीकरण कहता हूँ। मैं पिछले 2-3 वर्षों से लगातार इस शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूँ। मैं उसको निजीकरण नहीं कहता हूँ, वो मोडानीकरण है, क्योंकि उसमें सिर्फ निजीकरण है नहीं। उसमें जहाँ जहाँ नुकसान है, जहाँ जहाँ घाटा है, उसका भार तो आप और हम वहन करेंगे, देश की आम जनता करेगी। उदाहरण के लिए केजी बेसिन डूब जाए अगर, तो उसको ओएनजीसी बचाएगा। अगर कोई प्रोजेक्ट फेल हो जाए
तो उसको फिर सरकार बचा लेगी। मान लीजिए कि दिल्ली में एयरपोर्ट मेट्रो है, अलग से बनाया मुकेश अंबानी ने, लगा कि इसमें फ़ायदा नहीं हो रहा, फिर उसको सरकार जो है सो ले लेगी। येस बैंक डूब जाए 3-4 लोगों के डिफ़ॉल्ट होने के कारण, गिन के 3-4 लोग सब जानते हैं, तो SBI बचाएगी। ये बहुत लंबी फहरिस्त है, लंबी लिस्ट है इसकी। जहाँ जहाँ नुकसान होगा वहाँ वहाँ आप और हम, मतलब SBI ONGC बचाएगी, जब LIC बचाएगा तो इसका मतलब आप और हम बचा रहे हैं। ये पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज है, पब्लिक का है ये। लेकिन जहाँ जहाँ फ़ायदा होगा, कोयले में फ़ायदा है, रेलवे में फ़ायदा है, टेलीकॉम में फ़ायदा है, बैंकों में फ़ायदा है, बंदरगाह में फ़ायदा है, एयरपोर्ट में फ़ायदा है, लिस्ट बना लीजिए। जिस देश में जो जो फ़ायदे में है वो सब निजीकरण होगा। तो जब आप फ़ायदे का निजीकरण करेंगे, प्रॉफिट का प्राइवेटाइजेशन करेंगे और लॉस का नेशनलाइजेशन करेंगे, तो वेल्थ तो कॉन्सेंट्रेट होगा ना कुछ लोगों के हाथ में। और इस सरकार की नीति ऐसी है कि ये सभी कॉरपोरेट्स के भी नहीं है, ये प्रो कॉरपोरेट सरकार नहीं है। इनको प्रो कॉरपोरेट भी जब आप कहते हैं तो इसका मतलब आपकी वैचारिक असहमति हो सकती है, लेकिन इनकी एक नीति है कि ये प्रो कॉरपोरेट है, ये वो भी नहीं है। ये ईविल है, ये बहुत, ये सारे कॉरपोरेट भी इनसे खुश नहीं है। ये गिन के वो 2-3-4 लोग जिनका पैसा इलेक्टोरल बॉन्ड में आता है, जिनके पैसे और जिनके तंत्र के जरिए ये देश में झूठ का प्रसार कर रहे हैं, सिर्फ उनको फ़ायदा पहुंचाते हैं। बहुत सारे आप कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली जो लोन राइट ऑफ को लेकर बातचीत कर वहाँ लेकर जाना चाह रहे हैं, वो भी एक मसला है। ये तो देखिए बहुत गंभीर बात है। मैं तो एक कह रहा हूँ कि वेल्थ का कंसंट्रेशन होगा। मैं उस बात को अगर पूरा कर लूँ तो आपके जो दर्शक होंगे इसको और बेहतर समझ जाएंगे। आप सब ने देखा कि बिल गेट्स को पछाड़ गए गौतम अडानी, सब ने देखा कि मुकेश अंबानी जो है सो लगातार धन अर्जित करते जा रहे हैं। अंबानी और अडानी 2 लोग इस देश में एकदम अलग ट्रैक पे जा रहे हैं। किस देश में? जिस देश में बाकी पूरी जनता जो है वो गरीबी में जा रही है, बेरोज़गारी में जा रही है, अर्थव्यवस्था किसी क्वार्टर में -23 तक चला जाता है। उसी इकोसिस्टम में, उसी इकोनॉमी में ये सारे लॉज ऑफ फिजिक्स को डिफाई कर जा रहे हैं ये 2 लोग। ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि वेल्थ का कंसंट्रेशन हो रहा है। इसीलिए फिर जब ऑक्सफैम की रिपोर्ट आती है इनइक्वालिटी की, तो आपको दिखता है कि किस तरह की इनइक्वालिटी है। इसीलिए जब वो रिपोर्ट आती है कि आप 25,000 रुपया भी अगर कमा रहे हैं तो टॉप 10% में है, और अगर आप 25,000, 26,000, 27,000 कमा के लोगों को लगता है कि भाई हम बहुत गरीब हैं, हमारा क्या है, महीने में 28,000 रुपया मिलता है, आप टॉप 10% में है देश के इतना कमा के। तो ये इनइक्वालिटी क्यों है? इस नीति के कारण है। और इसी नीति के कारण जब आप बेचने के मूड में रहेंगे रेलवे को, बैंक को, तो फिर आप नौकरी कैसे देंगे? क्यों देंगे? आपको जब मान लीजिए बैंक, उदाहरण है बैंकों का हमारे सामने है, IBPS हर साल जो है 2014 तक का रिकॉर्ड देख लीजिए, क्लर्क का एग्ज़ाम होता था IBPS का, 22,000, 23,000, 24,000 वैकेंसीज़ निकलती थी SBI के अलावा बाकी सारे बैंकों में। वो घट के साल दर साल जो है अभी कहाँ पहुँच गया है देखिए। UPSC का कितनी होती थी 2014 में, अब क्या हो गया? जबकि उसमें IES वालों को भी जोड़ दिया गया है, मतलब रेलवे वालों को भी, जो IRMS के बहाने UPSC में जोड़ दिया गया है। SSC की देखिए CGL की भर्ती किस तरह से कहाँ पहुँच गई, रेलवे की साल दर साल भर्ती। तो ये पैटर्न है, एक विभाग की कहानी नहीं है, ये कोई प्रशासनिक चूक नहीं है, ये इस सरकार की नीति और राजनीति का नतीजा है कि देश के युवा बेरोजगारी का दंश झेल रहे हैं, उनका भविष्य अंधकार में है। इसीलिए जिनको भी लगता है कि देश का भविष्य बेहतर होना चाहिए, जिनको भी लगता है कि बेरोजगारी के खिलाफ कुछ करना चाहिए, उनको ये रूट कॉज भी समझना पड़ेगा कि क्यों ऐसी स्थिति है। मेरा और एक सवाल है कि आप तो केंद्र सरकार के बारे में बोल ही रहे हैं, लेकिन जो राज्य में सरकार चली, जहाँ पर जो मुख्यमंत्री गद्दी में नीतीश कुमार बैठे हुए हैं, और पिछली बार जब विधानसभा चुनाव हुए थे ये भी रोजगार का मुद्दा बना था। जो यहाँ की विपक्ष की पार्टी भी है उसने कहा था कि हम किसी भी हाल में पहले दिन ही सबसे पहले 7 लाख नौकरियाँ देंगे, और उसके बाद बीजेपी ने अपने तरीके से 20 लाख रोजगार की बात की थी। तो अब आप राज्य सरकारी की नौकरियों के बारे में भी क्या सोच रहे हैं? यहाँ पर जो नौकरियाँ नहीं हो रही, यहाँ पर बहालियाँ नहीं हो रही है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो खुद भी सुशासन बाबू कहलाते हैं, यहाँ 3 बार 4 बार लगातार मुख्यमंत्री बन चुके हैं, उस पर क्या आप लोग, क्या राज्य सरकार के खिलाफ भी ये आंदोलन होगा? नहीं, ये तो देखिए सरकारों के खिलाफ आंदोलन है। और जहाँ तक बेरोजगारी की बात है, मुझे लगता है कि बेरोजगारी इस वक्त इस देश में राष्ट्रीय आपदा है, और बिहार उस आपदा की राजधानी है इस समय। और उसी का रिफ्लेक्शन है कि आप देखिए कि सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम्स के खिलाफ भी जब विरोध होता है तो सबसे बड़ा विरोध बिहार में होता है। वो सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट के खिलाफ विरोध नहीं है,
मैंने कहा ना, बेरोजगारी का दंश सबसे ज़्यादा अगर किसी राज्य में लोग झेल रहे हैं, सबसे ज़्यादा असंतोष और आक्रोश कहीं पे है तो वो बिहार में है। इसलिए विधानसभा चुनाव में ना चाहते हुए भी जो है, मतलब पार्टियों के ना चाहते हुए भी, हम लोग तो चाह ही रहे थे लगातार, बेरोजगारी एक मुद्दा बना। 19 लाख का वादा कर दिया गया उस समय, लेकिन उस पर भी कोई काम नहीं हुआ। आप शिक्षक की भर्ती देख लीजिए, पूरे देश में सबसे ज़्यादा रिक्तियाँ बिहार में हैं। विधानसभा में शिक्षा मंत्री ने यह आंकड़ा दिया था, 3,15,772 का आंकड़ा शिक्षकों के पद रिक्त हैं। एस्टेट 2011 वाले जो हैं वो क्वालिफाई करके अभी तक बैठे हुए हैं, समझ लीजिए, और उनको कह दिया गया कि आपका सर्टिफिकेट जो है वो लाइफ टाइम वैलिडिटी रहेगा। अब उसी पे वो उनको खुश हो जाना चाहिए कि जो हमको एस्टेट 2011 मिला, इसका लाइफ टाइम वैलिडिटी, या वैलिडिटी ख़त्म नहीं होगा। तो मतलब फ़ोन में वैलिडिटी दे के टॉक टाइम दे ही नहीं रहे हैं, वो वाला हिसाब किताब हो गया है इनका। एस्टेट 2019 में इन्होंने 2 गुट में बांट दिया पूरे मसले को, दबाव बना कि भर्ती पूरी करे। हम लोगों ने प्रेशराइज़ किया इनको, जैसे 94,000 वाले पे प्रेशराइज़ किया, बहुत बड़ा कैंपेन हुआ, तो उसका दबाव बना और उसके बाद काउंसलिंग करना पड़ा इनको। एस्टेट पे दबाव बना तो इन्होंने बिल्कुल रणनीतिक ढंग से मेरिट नॉन मेरिट में अभ्यर्थियों को ही बांट दिया, वो आपस में ही झगड़ा करने लग जाए सब के सब। ये इनकी पूरी रणनीति है, नौकरी ये देना नहीं चाहते हैं, क्योंकि इनके देखिए एक कारण ये भी है कि जो पूरा जो बजट एलोकेशन है ना, उनमें प्राथमिकता में इनको लगता नहीं है कि यहाँ पे पैसा खर्च करना चाहिए। राज्य की बात हो चाहे केंद्र की बात हो, उनकी प्राथमिकता में वो है कि जो आपने NPA का जिक्र किया ना, राइट ऑफ का, विलफुल डिफॉल्टर्स का 11 लाख करोड़ राइट ऑफ कर दिया 8 साल में। 11 लाख करोड़। कॉरपोरेट टैक्स 5% कम कर दिया एक झटके में, ऐसे समय में जब अर्थव्यवस्था की हालत खराब थी। लेकिन जब अग्निवीरों को पेंशन देने की बात आएगी तो कहेंगे बजट नहीं है। जब कर्मचारियों को, जब नौकरी देने की बात आएगी, पेंशन देने की बात आएगी, तो फिर बताएंगे कि बताइए कितना पैसा खर्च करें, ये पेंशन में बहुत बजट जाता है, और उस पर लोग डिबेट भी करते हैं बड़े मज़ेदार ढंग से। तो भाई वो 11 लाख करोड़ ले आओ ना, 11 लाख करोड़ कितना बड़ा अमाउंट होता है। तो ये इनकी नीति इस तरह की है। वही बात मैं दोहरा रहा हूँ कि असल समस्या जो है इस सरकार को जिस नीति के अंतर्गत चलाया जा रहा है, जिसको मैं मोडानीकरण कहता हूँ, वो है जिसका नतीजा है कि आज देश में महंगाई है और बेरोजगारी है। और इसी के खिलाफ लड़ने के लिए मुझे लगता है कि ये आवश्यकता है कि अब हम गांव-गांव में जाएं, हम लोगों से बात करें, आम लोगों से बात करें, उनको समझाने बताने की कोशिश करें और उनको सुनने की और उनसे सीखने की कोशिश करें। उनका जो विजडम है उसको भी हम आत्मसात करें। और इसके लिए 16 अगस्त से बिहार में चंपारण से हल्ला बोल यात्रा की शुरुआत हो रही है। हम लोगों ने आज एक नंबर भी जारी किया है कि जो लोग भी हल्ला बोल यात्रा से संबंधित सूचना पाना चाहते हैं या यात्रा से जुड़ना चाहते हैं, कई ऐसे लोग हैं जो लगातार यात्रा में रहना चाहते हैं, कई ऐसे हैं जो अपने ज़िले में या अपने ज़िले के क्लस्टर में समय दे सकते हैं, उन सब को हम उस यात्रा से जोड़ रहे हैं। जो कोई कार्यक्रम करा सकते हैं कहीं के पे भी, जो कहीं पे कोई भी बातचीत करा सकते हैं, तो उसके लिए हमने एक 9810408888 ये नंबर है जो हमने जारी किया है। आपके माध्यम से ये बात भी पहुंचे लोगों तक, और फिर इस यात्रा को मजबूती मिले। 23 सितंबर को पटना में एक बड़ा सम्मेलन होगा दिनकर जी की जयंती पे, जिन्होंने समर शेष है कहा था और जिन्होंने सिंहासन खाली करो जनता आती है कहा था। तो उस दिन हम ये करेंगे और फिर इसके बाद देश भर में अन्य राज्यों में भी कई कार्यक्रम होने हैं। और हमारी कोशिश है कि 2023 तक इस देश में एक सस्टेन्ड यूथ मूवमेंट हो और सरकार को मजबूर होना पड़े कि वो रोज़गार के सवाल पे कोई ना कोई ठोस भरोसा दे, ठोस काम करे। ठीक, धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ अनुपम, युवा हल्ला बोल के, और जिस प्रकार से 16 अगस्त की यात्रा शुरू है और 23 सितंबर को ख़त्म होगी। अब देखना होगा इस यात्रा का क्या फल निकलता है, और पटना में जो 23 सितंबर जो अंत होगा तो उस वक्त क्या ये घोषणा करते हैं उस पर भी हमारी नज़र रहेगी। धन्यवाद।